आज और टॉपिक है सर बस इससे ऊपर मत जाओ। ऑफ फ्रिक्शन। फिजिक्स की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये ऐसा फोर्स है जिसके बिना कोई वर्क नहीं कर सकते, हम खड़े भी नहीं रह सकते अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। अब फ्रिक्शन क्या होता है उसको जरा हमको स्टडी करना है, तो ध्यान से देखिए। ओके, एक बनना ही डेफिनेशन में लिख देता हूं पहले फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ reactionary force. It develop an action. तो फ्रिक्शन क्या है भाई? एक रिएक्शनरी फोर्स है जो कब डेवलप होता है, या हम क्या करते हैं? एक्शन। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले याद रखना है, ठीक है। और भी डेफिनेशन हम यहाँ पर शो करेंगे, पहले जरा समझ लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ध्यान देंगे भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास एक सरफेस है, ग्राउंड फ्लोर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से। हाँ जी, इधर देखिए, इसको देखो भाई, ये फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है यहाँ पर। इस ब्लॉक को ये मैन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। क्यों लगाता है? क्योंकि इस ब्लॉक को वो मूव कराना चाहता है। क्या करना चाहता था? मूव। तो मूव कराने के लिए इसने क्या लगाया इस पर? अप्लाइड फोर्स। जैसे ही इसने अप्लाइड फोर्स लगाया और हमने देखा कि ये ब्लॉक इस सरफेस पर स्लाइड नहीं हुआ, ब्लॉक सरफेस पर स्लाइड नहीं हुआ, जबकि न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि हम किसी बॉडी पर यदि फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने से उस बॉडी को चलना चाहिए। और अगर बॉडी नहीं चल रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो फोर्स लगाया उसको किसी ने कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिल करने वाला कौन सा फोर्स है? इधर तो कोई मैन खड़ा ही नहीं है जो इसको इधर डायरेक्शन पे फोर्स लगा के इस फोर्स को कैंसिल कर दे। तो हमने एक चीज देखी कि ये बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो जब बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में होती है और हम जब अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं कि सरफेस इन कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फ्रिक्शन, उस फोर्स का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसको? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया इस पर? एक्शन। एक्शन मतलब इस ब्लॉक को चलाना चाहा। हमको क्या मिला अपोज में? रिएक्शन फोर्स, और उस फोर्स का हम लोगों ने नाम क्या रखा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हुआ? फ्रिक्शन इज अ रिएक्शनरी फोर्स, इट इज डेवलप एंड एक्शन। जब एक्शन करते हैं तब ये डेवलप होता है, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले इसका एक फीचर है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्रिक्शन बनता कैसे है। तो देखिए, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। और इस नेचर में केवल 4 तरह की फोर्सेस होते हैं जिनको फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्स, और नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के फोर्सेस होते हैं जो उनको आंखों से दिखते नहीं है, उनको नहीं देख सकते, तो एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते कि उनके एक्शन किस तरह के होते हैं। बट मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया के जो फोर्सेस होते हैं, उनको 2 तरह की होती है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, और ये 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो अब हमने एक नया नाम सोचा यहाँ पर, फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन इन चारों में से कौन सा फोर्स है? तो ये डिसाइड किया गया कि ये जो फ्रिक्शन है इसके एक्शन को देखकर कि ये जो फ्रिक्शन होता है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रिकल। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो क्यों है? थोड़ा सा इसको जरा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्शन आप लोगों ने शायद लोअर क्लासेस 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्जेस। एटम में भी पढ़ा होगा आपने। एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है,
जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स, उनका कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसके अराउंड में मतलब चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती है उसमें कौन रोटेट होती रहती है, इलेक्ट्रॉन, और उन इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब जरा समझिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन्स है, और एक दूसरी सरफेस है, इसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से हर सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। क्या रहता है, स्पेस। तो जब इस सरफेस को हम इस सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं ऐसे। ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाली बॉडी 1 2 3 4 5, ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इनको कांटेक्ट में लाया तो ये ऐसे चलेगा इसके अंदर, ठीक। अब फोर्स लगाने के दो तरह के एक्शन होते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं टेंजेंशियली और दूसरा परपेंडिकुलर। हमने इस बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो हमने देखा कोई अपोजिशन नहीं है, ये बॉडी ऐसे चली जाती है, अंदर आगे चलिए, अंदर आगे चलिए। अगर हम इसको ऐसे चलाएं तो आप समझ रहे हो कि इसके इलेक्ट्रॉन में अटक जाएंगे। अगर इसका फोर्स ज्यादा होगा इस बॉडी का तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन को खींच कर ले जाएगा, और अगर इसका फोर्स ज्यादा होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रख लेगा। दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना अलाउ है। फोर्स लगा रहे ना तो इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा, या तो इस बॉडी से निकल इस बॉडी में चला जाएगा, या इस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस बॉडी के अंदर आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर आ गया, इसमें से जंप करके तोड़ के जैसे भी आया हो, ठीक है, तो ये बॉडी कैसी होगी, आंसर है ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आउट हो जाता है, उस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आउट हुआ है, स्टार्टिंग में जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्यों होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब उस पर नेट चार्ज कितना, पॉजिटिव। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। और एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक बॉडी के बीच पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो जब भी हम रबिंग की प्रोसेस करते हैं, कौन सी प्रोसेस करते हैं, रबिंग, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और बॉडी चार्ज हो जाती है, उनके बीच में कौन सा फोर्स डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की स्टडी हम क्लास 12 में करेंगे, बट ये इतना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में होता है कि इसको इतना डिटेल में हम क्लास 11 में नहीं स्टडी करते, मैकेनिक्स में। तो हम लोगों ने इस फोर्स का एक नया नाम रख दिया, और वो नाम क्या रखा, फ्रिक्शन। क्या नाम रखा, फ्रिक्शन। और अगर हाँ ये बात ट्रू है कि फ्रिक्शन बनने के पीछे रीजन किसका है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो फ्रिक्शन होता क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, बट उसको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के प्रिंसिपल के बेसिस पर एक्सप्लेन हम लोग नहीं करते हैं, उसको बड़े फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उनको आंखों से दिखता है। जब गाड़ी चलती है तो चलने की विधि कौन है, फ्रिक्शन है। तो इस तरह से वो हमको आंखों से दिखता है, इसलिए हम उसके अलग रूल बनाए हुए हैं मैकेनिक्स में। तो वो रूल ही हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में उसको स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो हम इसको अलग से लेंगे, लेकिन ये जरूर याद करके रखेंगे कि फ्रिक्शन जो होता है वो बेसिकली कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो अब हम वापस आते हैं। हमने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसने मोशन का अपोज किया, और वो अपोज जो करता है उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिख लेते हैं, फ्रिक्शन इज अ फोर्स which develop between two surfaces in contact. If there is relative motion or intention of motion आदि। अब जरा यहाँ पर समझिए इस चीज को। ये जो फ्रिक्शन होता है हमारा,
वो कहाँ डेवलप होता है? यहाँ पर सरफेस पे क्या होते हैं? कांटेक्ट। ठीक है, अगर दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट नहीं है, जैसे ये बॉडी है आपके सामने, इस बॉडी को मैंने चलाया, कोई अपोजिशन नहीं है क्योंकि ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। ओके, अब ये वाली बॉडी इस बॉडी के कांटेक्ट में आ गई और अब मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो क्या डेवलप हो जाएगा इनके बीच में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फिर से देखिए, अब ये कांटेक्ट में है और मैं, अरे चल रही है, इधर देखो, अब ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, ठीक है भाई। अब मैंने इसको चलाया, बताइए इन दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है कि नहीं? यस, नो, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है? वेलोसिटी का। इस बॉडी में तो वेलोसिटी आई नहीं, इस तरह की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? एक सरफेस हम रुकी हुई मानेंगे तो दूसरी सरफेस जो होगी उस पर स्लाइड होगी, ठीक है, या हम इसको रुका हुआ मानेंगे, ये चलेगी। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना अनिवार्य है, तभी तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। इसका मतलब ये नहीं कॉन्टेक्ट में आ गए तभी फ्रिक्शन आ गए, नो। फ्रिक्शन कब डेवलप होता है? जब बॉडी एक दूसरे पर मोशन करना चाहती है, ठीक है, ये अगर। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा इसमें अगली चीज मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, एक बॉडी ली, इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाया होगा, मान लीजिए ये बॉडी है, इस तरह से इस बॉडी पर हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। बॉडी का मोशन किधर होना चाहता है? बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में चलना चाहती है उसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे यहाँ पर, उसका नाम रखा हमने इंटेंशन ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है? इंटेंशन ऑफ मोशन, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर इस बॉडी का इंटेंशन इधर जाने का है, तो फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगा? इस डायरेक्शन में डेवलप होगा या इस डायरेक्शन में डेवलप होगा? और हमने फोर्स इधर लगाया, बॉडी इधर जाना चाहती है, तो आंसर है ये जो फोर्स हम लगाते हैं बॉडी इधर जाना चाहती है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्या होता है? डेवलप होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट डेवलप होता है? फोर्स के या इंटेंशन ऑफ मोशन के? तो आंसर है इंटेंशन ऑफ मोशन के, ठीक है ना। ओके, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि फ्रिक्शन तो तभी बनता है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन बनना चाहिए। पर यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा अपने डेफिनेशन को चेंज किया, तो इस तरह से बनाया कि जहां पर इंटेंशन ऑफ मोशन होगा उसके अगेंस्ट क्या बनना है? फ्रिक्शन बनना है। लेकिन इस सिचुएशन में आप यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि फोर्स के अगेंस्ट तो होता ही है फ्रिक्शन, लेकिन वो कौन सा फोर्स है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या बन रहा है? फ्रिक्शन। तो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हमने कॉम्पोनेंट पढ़े हुए हैं। कॉम्पोनेंट कैसे बनाते हैं बेटा? देखिए, ये फोर्स हमने ऐसे लगाया, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। अब इस अप्लाइड फोर्स के दो कॉम्पोनेंट हम बना सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। अगर ये एंगल आप मान लीजिए थीटा है, कितना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इस फोर्स का ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो इस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट आप बना सकते हो। जहां पर एंगल होता है वहां पर कौन सा कॉम्पोनेंट आता है? एफ कॉस थीटा। यहाँ पर कोई एंगल नहीं होता, वहां कौन सा कॉम्पोनेंट आता है? एफ साइन थीटा। अब देखिए जरा, हमने ये वाला फोर्स लगाया, बॉडी इस डायरेक्शन में नहीं गई बल्कि इसकी एक कंपोनेंट की डायरेक्शन में गई, तो इसका एक कंपोनेंट ये काम करता है एफ कॉस थीटा, जो इस बॉडी को इधर की तरफ ले जाना चाहता है, और फ्रिक्शन जिस तरफ बॉडी जाएगी उसी का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन किस फोर्स का अपोज कर रहा है? इसका कर रहा है, इसका कर रहा है, इसका कर रहा है। तो आंसर है इसका कर रहा है, क्योंकि इस फोर्स का इसका इंटेंशन मोशन इधर जाने का। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी ना? ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, लेकिन इसी फोर्स का ये वाला भी तो इफेक्ट है, ये क्या कर रहा है? तो आंसर है ये वाला इफेक्ट जो है वो इसको प्रेस करता है नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ प्रेस करता है और फोर्स जब किसी बॉडी पर लगेगा तो उसमें मोशन आना चाहिए, पर अब क्या देखते हैं, ये नीचे की तरफ जाती नहीं है बॉडी। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये नीचे जिस सरफेस पर रखी है वो एक सॉलिड है, और सॉलिड इसको अंदर जाना अलाउ नहीं करता है।
अलाउ नहीं करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बना देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ये एक्शन और ये रिएक्शन। तो ये वाले फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या मिलता है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे आप आगे। तो इस तरह से देखिए, फिर से ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने अप्लाइड फोर्स लगाया, इसके दो कंपोनेंट बनाए। एक कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा, और जहां पर थीटा नहीं है वहां पर कौन सा कंपोनेंट है, हाँ ये वाला कंपोनेंट के कारण इसमें इंटेंशन मोशन है, तो फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है, इंटेंशन मोशन का। बचा ये वाला कंपोनेंट, तो ये हमको क्या देता है, रिएक्शन। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए बॉडी खड़ी रहती है, और इस फोर्स के कारण बॉडी में आती है, आगे जाती है। और नई बात, तो इस तरह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये हमने एक बॉल ली यहाँ पर, दीवार, इस दीवार पे हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ओके। इस ब्लॉक को नीचे मत गिर जाए, क्योंकि आप जानते हो जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये नीचे गिरना चाहेगा, नीचे मत गिर जाए। तो मैंने क्या लगाया इस पर, फोर्स। अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये वाला फोर्स इस बॉडी के अंदर से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, बॉल में। तो ये बॉल के अंदर जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा, क्यों, क्योंकि बॉल सॉलिड है, तो उसको क्या कर देगी, रिएक्ट। तो रिएक्शन का फोर्स का डायरेक्शन बताइए कहाँ होगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इसकी इक्वल हो गया। अब ना तो ये इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, देन अच्छा। अब आपको ये बताना है इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, बताइए, सोचिए जरा। नीचे में है ना, ऊपर अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके बाद नीचे ऊपर। तो आंसर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट नहीं सोचना है, किसके अगेंस्ट सोचना है, इंटेंशन ऑफ मोशन। इसका गिरने का इंटेंशन कहाँ है, नीचे, इसको क्या बोलेंगे, इंटेंशन। तो ये इंटेंशन इसके नीचे जाने का, फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगा, ऊपर। अब फिर से वही बात आ गई कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो फोर्स के अगेंस्ट होती है, लेकिन आपको ढूंढना भी पड़ेगा कौन से फोर्स के अगेंस्ट है। हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं है इस केस में, कौन से फोर्स के अगेंस्ट है, तो आंसर है अब कहां खींचती इस बॉडी को, नीचे। वो फोर्स का नाम क्या है, एमजी या अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हमने लगाया, ये कौन है, अर्थ ने लगाया। तो इस फोर्स के अगेंस्ट किसकी डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स के अगेंस्ट तो होती है, बट कौन से फोर्स के अगेंस्ट। अगर आपको फोर्सेस समझ में नहीं आते तो आप क्या रखेंगे, इंटेंशन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में उसका इंटेंशन ऑफ मोशन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी, यस मोशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिए। अच्छा, अब इसमें इसकी डायरेक्शन हम लिख लेते हैं। देखिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है, आंसर है ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, इन दोनों सरफेस के पैरेलल या टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है, टेंजेंशियल। मीनिंग को, इस सेंटेंस को भी हम कहीं नोट कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियली टू दी surfaces in contact to opposite and opposite the intention. हाँ जी, तो याद रखिए द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियली टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दोनों सरफेसेस की कॉन्टैक्ट की टेंजेंशियली होगी, ये बात याद रखिए। एंड अपोजिट टू दी इंटेंशन ऑफ मोशन। अगर उसका इंटेंशन इधर जाने का है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर, और अगर उसका इंटेंशन इधर जाने का है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, फ्रिक्शन के बारे में हो गया। और एक दो चीजें मैंने आपको पहले बता दी कि फ्रिक्शन बेसिकली कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक चीज और आपको समझनी है कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है ये मटेरियल, दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में है उनके बीच में कैसा मटेरियल है, दो बॉडियों का। जैसे एक बॉडी हमारे पास लकड़ी की है, वुडन बॉक्स है, और एक ग्लास बॉक्स है, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाए, क्या लाए, कांटेक्ट, और हमने इन पर एक बॉडी पर फोर्स लगाया। तो जब हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये दो बॉडी है,
एक ही मटेरियल के ये भी कागज का बना हुआ है, ठीक है, ये भी किसका बना हुआ है, कागज का बना हुआ है। दोनों को मैंने यहाँ रखा और देखिए अब ये दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ गए। अब मैंने फोर्स लगाया, ऐसे गिरा, नो, फोर्स बढ़ा दिया, अभी भी गिरा, देखो अब स्लाइड हो गया। तो मतलब इतने टाइम तक मैं फोर्स लगाता रहा और ये स्लाइड अब जाके हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर दूसरी बॉडी रख दी कुछ इस तरह से, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। अब ये क्या है, आयरन पीस है और ये क्या है, यस कागज है, ओके। अब इस पर मैंने ऐसे लगाया, देखिए कितना ज्यादा फ्रिक्शन है, अब जाके स्लाइड होता है। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है कि दोनों मटेरियल किस तरह के हैं, उनके पेयर कैसे हैं। एक मटेरियल गिलास है तो दूसरा वुडन है, इस तरह से। तो अलग अलग मटेरियल होंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कैसी होगी, अलग अलग। किसी के लिए ज्यादा होती है, किसी के लिए कम होती है। तो ये तुम्हें याद रखना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वहां पे बढ़ते हैं इसमें, ओके। अब देखिए भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको नेचर में दो तरह से मिलता है। अब उसकी कैटेगरी जरा समझ लीजिए। फ्रिक्शन तो एक ही होता है लेकिन उसके इफेक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इफेक्ट को जानकर हमने उसकी दो क्लासिफिकेशन कर दी है। एक का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरे का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है काइनेटिक। अब आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये भी हमको दो तरह से मिलता है। एक का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है सेल्फ एडजस्टिंग, या फिर हम इसी को बोलते हैं ऑटो एडजस्टिंग। दूसरा होता है इसमें आप लोगों का लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इधर देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन कितने तरह के होते हैं। या तो गाड़ियां रोल करती हैं, ये लोग क्या करते हैं, रोलिंग मोशन, या फिर उसको स्लाइड कराते हैं। तो दो तरह के मोशन होते हैं, तो दो तरह के फ्रिक्शन। एक का नाम लोग रखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक का हमने नाम रखा रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। चलिए, तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया इसका फ्रिक्शन का। बात है ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को लिख लेते हैं। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? 2 points in contact are not moving with respect to each other. Get along. There is intention of motion. It helps us motion start. हाँ जी, ध्यान दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या बनाई हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन की, किस बेसिस पर बनाई जरा समझिए। हमने क्या किया, दो बॉडीज ली, इधर देखिए, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। हमने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी में मोशन नहीं आ रहा। आप सब समझ गए क्यों नहीं आ रहा फ्रिक्शन। लेकिन फोर्स लगाने पर ये बॉडी चली नहीं है। इस समय इनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है उस फ्रिक्शन का नाम उन्होंने क्या रख दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपने फोर्स लगाया और बॉडी में मोशन नहीं आया, मतलब बॉडी स्टिक हो गई, चिपक गई उससे। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा सुनिए,
इधर देखिए, ये कार मूव कर रही है इस सरफेस पर, रिलेटिव मोशन कर रही है, ठीक है। अगर ये रिलेटिव मोशन कर रही है और हमने कार का इंजन बंद कर दिया, तो हम देखते हैं इसकी स्पीड पहले 60 थी, इंजन बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद 50 हो गई, 40 हो गई, इस तरह धीरे धीरे जाके इसकी स्पीड 0 हो गई। कैसे हो गई? अंतर है, उसको तो इनर्जी ऑफ मोशन का चलते रहना चाहिए था, न्यूटन फर्स्ट लॉ। बट हम क्या देखते हैं, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, और स्पीड में कमी आना या स्पीड में वृद्धि आना किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है। बट हमने तो कोई फोर्स ही नहीं लगाया, ब्रेक हमने लगाया नहीं, एक्सीलरेटर हमने दिया नहीं, हमने केवल की को ऑफ कर दिया, अपने आप रुक गई। तो इसका मतलब क्या है? कोई है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। वो अपोज करने वाले मोशन के फोर्स को तो हमने नाम क्या दिया? फ्रिक्शन। बट ये मोशन वाले, मोशन में जब बॉडी होती है उस चीज को अपोज करता है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। तो मोशन के समय जो फ्रिक्शन काम करता रहता है हमेशा, उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ओके, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। एक का नाम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो चीजों को चलने नहीं देता, और एक का नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन, जो चलती हुई चीजों को रोक देता है। अब जरा थोड़ा सा समझिए इसको डिटेल में। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प अस मोशन स्टार्ट। अब जो चीज चलने की देती वो हमारी हेल्प करती है स्टार्ट, मोशन को स्टार्ट करने के लिए। और अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और बॉडी मोशन नहीं कर रही, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, चलने में हमारी कौन हेल्प करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे करता वो चीज आपको समझनी है, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर हमने एक व्हील लिया इस तरह से, ओके। इस व्हील के कुछ पॉइंट्स है, ध्यान देखिए। एक पॉइंट ए है इस तरह से, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट क्या है? सी। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने कंसीडर कर लिए, देयर आर 3 पॉइंट ए, बी एंड सी। अब ये जो सरफेस है, इनके भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट है पी। जब ये वाली बॉडी को इस बॉडी के ऊपर रखा गया, तो इसके एक पॉइंट को इस बॉडी के पी पॉइंट ने पकड़ लिया। क्योंकि यहाँ पर मैंने शब्द क्या लिखा है? 2 पॉइंट इन कॉन्टैक्ट आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? लॉक। जैसे कॉन्टैक्ट में आई उसको उसने पकड़ लिया, तो पकड़ लिया। अब समझिए जरा, अब हम कर क्या रहे हैं? एक्शन क्या है? एक्शन है हमारा, इसको घसीटना नहीं है, इसको रोल कराना है। क्या कराना है? रोल। ऐसे ऐसे घुमाना है। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो ये कहां जाना चाहता है बताइए? ऊपर। इसको घुमा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा। यस, क्लॉकवाइज जाएगा। तो मतलब ए का इंटेंशन किधर जाने का है? ए का इंटेंशन इधर जाने का है। इसको हम बोलेंगे इंटेंशन ऑफ मोशन। आप समझिए। और हर एक इंटेंशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शन होता है, तो वो फ्रिक्शन कहां डेवलप हुआ होगा? यस, कहां पर? इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसका नाम क्या रखा हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये कहां जा रहा है? सामने की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन कहां काम कर रहा है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? इंटेंशन ऑफ मोशन के अगेंस्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको सिचुएशन क्या दी, ये व्हील को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है ए, वो कहां जाने का इंटेंशन है? इसका पीछे जाने का इंटेंशन। तो जैसे ये पीछे जाना चाहता है, वैसे कौन पकड़ लेता है इसको? ये वाला पॉइंट। किस फ्रिक्शन के बेसिस पर? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसको पकड़ लिया, तो ये क्या होगा? ये व्हील आगे चला जाता है। कहां चला जाता है? आगे। तो अब ये इस स्टेप पर आ गया, ऐसे घूम गया। तो सी लोकेशन कहां जाएगा? सी पॉइंट कहां जाएगा बेटा? यहाँ पर। ए कहां चलाएगा? यहाँ पर। और बी का चलाएगा यहाँ पर। तो ये आगे चलेगी गाड़ी। यही होता है, देखिए तो समझिए। मैं अभी जो आपको बता रहा था वो उसी लोकेशन में वापस आता हूँ। वो क्यों बताया था मैंने कि फ्रिक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस तरह से आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कोई अपोजिशन नहीं है। देख लीजिए, कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन कब होता है? जब हम रबिंग की प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इसको व्हील को ऐसे उठा रहे हैं, ना कि इस पर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब
ऐसे उठाना अलाउ है, ऐसे रब करना अलाउ नहीं। जैसे आप रब करोगे ये अटक जाएंगे, फ्रिक्शन कम करना शुरू कर देगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई है, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट ने पकड़ लिया, किस फ्रिक्शन के कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, और हमने बी को घुमा दिया तो ये तो जाना नहीं देगा, तो हमने क्या किया, इसको उठा दिया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ उठना अलाउ है, इसलिए बी का चला जाता है, आगे चला जाता है। अच्छा, इसका अपोजिट पार्ट समझिए। अगर इस ए पॉइंट को बी पॉइंट ने नहीं पकड़ा होता तो क्या होता, आपकी कार जा रही है और रास्ते में कहीं कीचड़ आ गई या ऑयल आ गया, तो अब आप क्या देख रहे हो, आप रेस दे रहे हो, लेकिन आपका चक्का आगे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्लाइड होता रहता है, स्लिप होता रहता है। क्यों हो रहा है स्लिप? क्योंकि यदि आप ए को पी नहीं पकड़ेगा तो वही तो घूमते ही रहेगा। जैसे मुझे इसको घुमाना है, तो ये मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ, तो ये मैंने पकड़ लिया, अब मैं इसको घुमाऊंगा आगे की तरफ, ये देखो घुमा कि नहीं घुमा। अगर मैं पकड़ूंगा नहीं तो घूमेगा कैसे? नहीं घूमेगा। तो वही चीज होती है, तो ये ए को पी पकड़ लेता है, इसलिए ये घूम जाता है। अगर वो नहीं पकड़ेगा तो वो उसी लोकेशन पर घूमता रहेगा और हमारी गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर बताइए, चलने में हेल्प किसने की? हमारी फ्रिक्शन ने की, और फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो पकड़ता नहीं तो ये बॉडी कभी जाती है आगे? नहीं जा पाती ना। हाँ। दूसरी चीज, ये तो भीड़ के चलने का एक्शन हुआ, हमारे चलने के एक्शन के पीछे भी कौन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि चलना तो बड़ा आसान होता है, रोज चल के आते हैं, मार्केट जाते हैं, घर से आते हैं, कोचिंग जाते हैं, सब जगह जाते हैं, चलते ही होता है हमारा काम। ओके, तो चलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता चलना। पता है एक आदमी को चलना सीखने में कितना समय लग जाता है? 1 साल 2 साल। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही चलना स्टार्ट कर देता है क्या? नो, क्योंकि जब कोई चीज इस दुनिया में पहली बार आती है तो इस दुनिया की बहुत सारी एक्टिविटीज पर वर्क करती है, और उन सब चीजों को समझने में टाइम लगता है। आप पहली बार फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो आपको फिजिक्स एकदम से समझ में नहीं आएगी, अब आपको उसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो धीरे धीरे आएगी। तो वही उस बच्चे के साथ भी होता है। अब उस बच्चे को बहुत सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, उसको समझ में नहीं आता कैसे पैर रखूं, कैसे चलाऊं। आपको मैं आपको सिखाता हूँ वो चलना कैसे। इधर देखिए जरा ध्यान से, उसको टाइम लगेगा। मैन कैसे चलता है उसको देखिए, हम लोग कैसे चलते हैं उस एक्शन को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर हमको चलना है तो चलने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैर से ग्राउंड को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आप ध्यान से एक्शन सुना, बहुत सारे फोर्सेस काम करेंगे। ये वाले पैर से हमने ग्राउंड को क्या किया, ऐसे प्रेस किया। प्रेस, जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्शन। तो हमने ग्राउंड पर एक एक्शन किया। अब जब हम ग्राउंड पर एक्शन कर रहे हैं तो ग्राउंड बहुत ज्यादा स्मूथ है, उसने हमारे पैर को पकड़ा नहीं तो मुंह केवल नीचे गिर जाएंगे, होता है। या केले का छिलका आ गया तो आगे बढ़ने की जगह हम कहाँ गिर जाते हैं, सामने की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय केले के छिलके ने आगे बीच में गड़बड़ कर दी, हमने जो फोर्स लगाया केले का छिलका मुंह को पकड़ता नहीं है, वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है चलने के लिए, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का पी पॉइंट हमारे पैर के ए पॉइंट को पकड़ लेता है। अब उसने पकड़ लिया तभी जाके हम क्या लगा पाएंगे, एक्शन। क्या लगा पाएंगे? एक्शन। तो हमने ग्राउंड पर एक्शन लगाया, तो इसका मतलब ये है कि ये ए पॉइंट कहां जाना चाहता है, पीछे की तरफ। तो इस ए का इंटेंशन ऑफ मोशन कहां है? इंटेंशन ऑफ मोशन अंदर पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां काम करता है? स्टैटिक। यस, वेरी गुड। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। डन? समझ में आया? ये एक्शन तब पॉसिबल हो पाया जब इस ग्राउंड के पी पॉइंट ने हमारे पैर के ए पॉइंट को पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक्शन मिला, फ्रिक्शन ने इधर काम किया, क्योंकि एक हम पीछे की तरफ दबा रहे तो इंटेंशन मोशन कहां की तरफ, इधर की तरफ। अब न्यूटन थर्ड लॉ आपको पता है, अगर आप एक्शन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? रिएक्शन। तो ये सामने की तरफ इधर अगर हमने ऐसे दबाया ना तो इधर की तरफ हमको क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। अब जब रिएक्शन हमारी बॉडी में मिलेगा तो हमारी बॉडी का क्या होगा? हमारी बॉडी रोटेट हो जाएगी, ऐसे गिरेगी। अब जैसे हमारी बॉडी गिरने वाली होती है तो हम अगला पैर आगे की तरफ रख लेते हैं, और वो बॉडी गिरे मत इसलिए तो अगला पैर रख रहे हैं। तो इस आदमी ने ये गिरने वाला था, अगला पैर यहाँ पर रख दिया, अब वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद पिछले पैर का क्या किया? रगड़ना अलाउ नहीं है, उठाना अलाउ है। समझ आया? तो अब उसने अगले पैर को उठा लिया, हम एक कदम आगे चले। तो ये चलने की प्रोसेस होती है। फिर अगली सेम प्रोसेस फिर से की, फिर से हमने एक पैर से उसको दबाया,
और हमको रिएक्शन में हम कहाँ की तरफ गए, आगे की तरफ। लेकिन रिएक्शन पाने के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे और हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलने में कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन। अब एक छोटा सा बच्चा हमने उसके दोनों हाथ पकड़े और ऐसे उठा दिया, उसके बोला चल, तो वो क्या करता है, ऐसे पैर चलाता है लेकिन आगे नहीं चल पाता। क्यों, क्योंकि सरफेस नहीं है ना। अगर सरफेस नहीं होगी तो वो प्रेस किसको करेगा, प्रेस नहीं करेगा तो एक्शन नहीं मिलेगा, एक्शन नहीं मिलेगा तो गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं तो वो अगले कदम को रखेगा नहीं, कदम को नहीं रखेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। इस तरह से तो चलिए वो क्या लगता है, फ्रिक्शन। याद रहेगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन होता है कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहना है, हाँ जी इधर देखिए। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, पॉइंट चेंज होते रहते हैं, पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स इन कॉन्टैक्ट एक नंबर मिली बदली ड्यूरिंग मोशन, हाँ जी देखिए जरा, द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट की चेंजिंग। अगर पॉइंट अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान, तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन का क्या नाम बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अच्छा अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन समझ गए, काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, चलते टाइम काम करता है, जब बॉडी मोशन में होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, स्टैटिक में काम करता है जब वो बॉडी चलना चाहती है, वो नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो पहला क्या है, तो दोनों का रीजन आपको समझ में आया। फ्रिक्शन तो एक ही चीज होती है, वो भी अपोज करता है मोशन को, ये भी अपोज करता है, लेकिन रीजन क्या है, ये चलने में हेल्प करता है और ये मोशन को स्टॉप, इट इज याद रखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। और ये किस काम में आता है, हमारे चलने के काम में आता है। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर आप लोगों को देना है। आज इधर क्या लीजिए, ये साइकिल है हमारे पास, ये साइकिल का फ्रंट है और ये रियर पोर्शन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दो फ्रिक्शन है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। वेलोसिटी का कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और चलने में हेल्प कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको बताना है स्टैटिक फ्रिक्शन किस टायर पर है और काइनेटिक फ्रिक्शन किस टायर पर है, किस व्हील पर है। सोचिए, पीछे वाले टायर में सर, पीछे वाले या फ्रंट, ज्यादा पीछे वाले सर रियर में, रियर में, रियर में सब अच्छा मैं आपको ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, ये लोकेशन बी है और ये टायर में चल रहा है। सर ये अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको चलाने का काम करता है, या फिर पहले जब कोट लगाते हैं तो हम घुमाते किसको है, तो वो अपने आप चल पड़ता है। ये कितने साइकिल में या मोटरसाइकिल में, तो बताइए आने वाला है। ठीक है, आपका कह रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, और इतनी देर में वही डिस्कस कर रहा हूँ। आगे की तरफ होगी, पीछे टेंशन होगा, आगे की तरफ। वेरी गुड, क्योंकि देखिए हमने व्हील को ऐसे घुमाया है, तो इसका इंटेंशन कहाँ जाने का बेटा, इंटेंशन ऑफ मोशन। अगर इसका इंटेंशन इधर जाने का है तो ये इसका पी पॉइंट इसको पकड़ लेगा, यस सर, पकड़ लेगा तो वो फोर्स कहाँ लगाएगा, इसका नाम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक, समझ में आया। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से इधर पकड़ लिया तो टायर को क्या करना पड़ा, घूमना पड़ा और साइकिल आगे बढ़ गई। अगर साइकिल आगे बढ़ गई तो साइकिल में क्या गई, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अपोज कौन करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। बताइए उसकी डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन तो यहाँ है, यहाँ वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा अब इसमें एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस साइकिल को चला रहे हैं और हमने थोड़ी देर बाद अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, अब रेस करना स्टार्ट कर दी। अगर हम साइकिल की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या हम मोटरसाइकिल की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर देने से स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, यही होता है ना।
लेकिन वो स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है? आप बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे हो, उस पर एक्सीलरेटर देते हो, तो आपका क्या हुआ? टायर फ्लिप होता जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा सर। बढ़ेगा क्या? टायर से बढ़ो। देखा होगा मूवीज में। तो देखिए, अब हमने एक्सीलरेटर दिया, तो इस ए पॉइंट को कौन पकड़ता है? पी। इसकी पकड़ने की मजबूती ज्यादा होनी चाहिए, और ये हम उससे करवाते हैं। जितना ज्यादा एक्सीलरेटर देंगे, ये उतनी ज्यादा ताकत लगाता है। क्यों लगाता है? अभी आप अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन देयर आर टू टाइप। नंबर 1 सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और नंबर 2 लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वहां पर ये चीज आएगी, लेकिन ये हमको इतना फ्रिक्शन देगा कि इसको पकड़ ले। तो जितनी ज्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे, उतनी मजबूती से ये पॉइंट को पकड़ लेता है, और हम देखते हैं गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो स्पीड बढ़ाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बताइए, स्टैटिक की या काइनेटिक की? स्टैटिक। समझ आई बात? स्टैटिक फ्रिक्शन से स्पीड बढ़ती है। एक छोटी सी चीज और, अब हमारी कार चल रही है, ओके, और आगे जाके इतनी स्पीड में उसका ब्रेक फेल हो गया, तो क्या होगा? यस, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन पूरा रोड खाली है, एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है, और हम क्या चाहते हैं? हमारी गाड़ी रुक जाए। तो कैसे रुकती है? तो चाबी तो बंद करने से क्या होगा? बंद कर दो, तो ब्रेक तो फेल हो गया, लेकिन गाड़ी रुकेगी क्यों? बताइए। तो उसका रीजन ये है, उसमें हमारी हेल्प कौन करने वाला है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारी हेल्प करता है फ्रिक्शन, और इसकी स्पीड को धीरे धीरे वो क्या कर देता है? स्लो कर देता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे? इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि फ्रिक्शन क्या होता है और कितने तरह का होता है। नेक्स्ट